बच्चों, हम लोग चैप्टर 8 में खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट हमने पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमने बताया था कि खनिज लवणों का अवशोषण दो क्रियाविधि के माध्यम से संपन्न होता है। तो सक्रिय अवशोषण क्या है? पैसिव का जस्ट अपोजिट है। पैसिव में क्या था कि सांद्रता प्रवणता के अनुसार जो है खनिज लवणों का अवशोषण हो रहा था और ऊर्जा भी जो है उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सक्रिय अवशोषण क्या होता है कि इसमें उपापचय ऊर्जा यानी कि एटीपी के सहयोग से और विद्युत रासायनिक विभव यानी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध जो है आयनों का विसरण या अवशोषण होता है। इसे ही क्या कहते हैं? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। यानी जो हम सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आयनों का जो है विनिमय हो रहा है, तो इसके लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। उसी ऊर्जा का उपयोग करके आयन जो है अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करेंगे या एब्जॉर्ब होंगे, तो इसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इससे भी संबंधित तीन जो है थ्योरीज दी गई हैं, वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। क्या है ये? सबसे पहले है कैरियर कंसेप्ट या वाहक संकल्पना। इसे दिया था वॉन डैन हॉर्नट ने। ठीक है, इसमें जो मेम्ब्रेन है, देखिए डायग्राम में आपको मेम्ब्रेन दिखाई गई है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ये आउटर सरफेस है, ठीक है, और अंदर की तरफ जो है ये इनर सरफेस है। तो आउटर और इनर सरफेस के मध्य यानी जो बैरियर मेम्ब्रेन है, जो अवरोधक झिल्ली है, उसमें क्या होता है? इस थ्योरी के अनुसार एक वाहक जो है प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन पाई जाती है। इन जो कैरियर कंसेप्ट यही बताता है कि जो अवरोधक झिल्ली है उसमें सक्रिय जो वाहक होते हैं वो पाए जाते हैं। ये वाहक जो होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, लेकिन एनर्जी को पाकर के ये क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। और वो एनर्जी जो है एटीपी के अपघटन से आती है। यहाँ पर एटीपी का जो है अपघटन होगा, एटीपी जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगी और इस ऊर्जा का उपयोग जो है निष्क्रिय वाहक करेंगे। ये वाहक, ये जो कैरियर है अब एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होकर के ये आउटर सरफेस की तरफ जाएंगे जहाँ पर आयन जो है प्रेजेंट हैं। इन आयनों को जो है अपने साथ ये अटैच कर लेंगे, यानी आयन वाहक जो है ये क्रिया करेंगे। आयन वाहक क्रिया करने के पश्चात ये जो आयन है इस कैरियर पर जो है वो आ जाएंगे। अब ये कैरियर जो है वह आयन को लेकर के इस मेम्ब्रेन से होता हुआ अंदर की तरफ जाएगा और एक एंजाइम होता है फॉस्फेटेज जिसे कहते हैं, उसकी सहायता से इस आयन को जो है इनर सरफेस की तरफ मुक्त कर देगा। तो आयन कहाँ थे? आउटर सरफेस पर थे और कैरियर के माध्यम से जो है कहाँ पर आ गए? ये इनर सरफेस की ओर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कैरियर जो है मेन जो है आयनों के स्थानांतरण में हेल्प करता है और इसके लिए जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसको हम जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा है इसको तीन जो है हम समीकरणों के माध्यम से समझ सकते हैं, सिंपल। जैसे सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ था? कैरियर जो था उसने एटीपी को कंज्यूम करके क्या किया? एडीपी में उसको कन्वर्ट कर दिया और खुद क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब ये सक्रिय वाहक इसने क्या किया? ये आउटर सरफेस की तरफ गया और इसने आयन के साथ क्रिया की, वाहक आयन सम्मिश्र बनाया, ठीक है, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाया। अब ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स जो है मेम्ब्रेन से होता हुआ अंदर की तरफ गया और निष्क्रिय वाहक जो है वो अलग हो गया और आयन जो है वो इनर साइड की ओर आ गए। तो ये सिंपल से तीन स्टेप हैं जिसके माध्यम से कैरियर कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं। अगली जो थ्योरी है वो है आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना। ठीक है, ये दी थी लुनेगार्थ और बर्नस्ट्रॉम ने। इनके अनुसार क्या होता है कि जो कैटायन और एनायन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि सिंपल ये डायग्राम आप देख रहे हैं वही इसमें अवरोधक झिल्ली, ये इसकी आउटर साइड और ये इनर साइड। इन्होंने क्या बताया कि एनायंस और कैटायंस जो होता है उनका अवशोषण क्या होता है? अलग अलग तरीके से होता है। इन्होंने बताया कि एनायन का जो स्थानांतरण है वो साइटोक्रोम पंप द्वारा होता है, साइटोक्रोम पंप द्वारा, और साथ ही इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अतः हम कह सकते हैं कि एनायन का जो स्थानांतरण है वो एक्टिवली होता है, ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि कैटायंस का जो स्थानांतरण होता है वो निष्क्रिय प्रवाह होता है। तो दोनों का बिल्कुल अलग तरीके से होता है, यही आयन पंप थ्योरी कहती है।
देखिए इसमें किस तरह होता है कि आउटर साइड की तरफ जो एनायन है ये साइटोक्रोम पंप से होते हुए, पूरी इसकी सीरीज होती है उससे होते हुए कहाँ स्थानांतरित हो जाते हैं, इनर साइड की ओर। ठीक है, अब इनर साइड की ओर जब एनायन आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऋणायनों की संख्या जो होगी वो चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। इस चार्ज को बैलेंस बनाए रखने के लिए जो आउटर साइड की तरफ कैटायन है ये क्या करेंगे, अब निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा इस यहाँ की बैलेंस, चार्ज का बैलेंस बनाए रखने के लिए यहाँ पर प्रवाहित होंगे। तो इस तरह से एनायन का तो क्या हो रहा है, एक्टिवली जो है स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, जबकि धनायन क्या हो रहे हैं, ये इनका निष्क्रिय प्रवाह हो रहा है। दूसरी बात इसमें याद रखनी है कि जब बाहरी सतह से जो साइटोक्रोम पंप के द्वारा एनायन जाते हैं, साइटोक्रोम जो होते हैं वाहक, ये क्या क्रिया करते हैं, जब इनमें ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण आपको बता दें इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की इसमें हानि होती है। पूरी एक सीरीज होती है यहाँ पर साइटोक्रोम की। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे यानी इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन के निकलने से एनायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का स्थान जो है वो ले लेते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला और एनायन उसकी जगह आ गया, यानी आपस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और आयन का जो है आपस में क्या हो गया, विनिमय हो गया। तो दूसरी बात इसमें याद रखनी है कि अभी हमने बताया था कि यहाँ पर साइटोक्रोम में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट में रेस्पिरेशन की रेट है और ऋणायनों का जो अवशोषण होता है, ठीक है, जो एनायन का अब्जॉर्प्शन हो रहा है और जो रेस्पिरेशन रेट है उसमें सीधा संबंध होता है। ये थ्योरी ने यही बताया है कि रेस्पिरेशन रेट और ऋणायनों के अवशोषण में जो है वो डायरेक्टली इनमें संबंध पाया जाता है। ऋणायन का अवशोषण बढ़ेगा तो शोषण की दर भी जो होती है वो बढ़ती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीकरण होने के लिए। क्लियर है। लास्ट जो थ्योरी है वो है वैद्युत रासायनिक प्रवणता सिद्धांत। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस, ये दी थी पीटर माइकल ने। इन्होंने प्रतिपादित की थी और इन्होंने बताया कि जो ऋणायन है उनका स्थानांतरण अवरोधक झिल्ली की बाहरी और भीतरी सतह पर वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल एक ग्रेडियंट जो होती है वो उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से जो ऋणायन है उनका जो है बाहरी और भीतरी झिल्ली की तरफ स्थानांतरण होता है। और इस विधि में एटीपीज एंजाइम की जो है प्रमुख भूमिका होती है। देखो किस प्रकार होता है इसमें कि ये जो है आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, जल का अपघटन होता है। यहाँ पर जल जो होता है वो किस में स्प्लिट हो जाएगा, H+ आयन और OH- आयन में। साथ ही ये जो जल का अपघटन है इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ATP जो है ये ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जल का अपघटन हुआ है। तो झिल्ली में जो है प्रोटीन पंप जो है वो उपस्थित होता है, जिसके कारण जो H+ आयन है वो आउटर साइड की तरफ मूव कर जाते हैं। H+ आयन, ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है वो H+ आयन को बाहर की ओर स्थानांतरित कर देता है या पंप कर देता है। तो जब H+ आयन बाहर निकल जाएंगे तो इनर साइड की तरफ क्या होगा, नेगेटिव आयन की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो उसकी पूर्ति करने के लिए बाहर से दूसरे जो नेगेटिव आयन है, ऋणायन है, वो क्या होंगे, अंदर की तरफ आएंगे। यानी OH- जो आयन है, जैसे यहाँ पर H+ आयन और OH- आयन, वाटर टूटा इसमें, H+ आयन बाहर चले गए, पीछे कौन रह गए, OH- आयन। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। इसको बराबर या बैलेंस रखने के लिए बाहर से जो है नेगेटिव आयन, दूसरे नेगेटिव आयन अंदर की तरफ आएंगे। यानी OH आयन, OH- आयन और दूसरे जो नेगेटिव आयन है उनका क्या हो गया, आयन एक्सचेंज के माध्यम से जो है वो विनिमय हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ जो कैटायन है, H+ आयन तो बाहर चले गए, उसकी पूर्ति करने के लिए अंदर की तरफ जो दूसरे जो है पॉजिटिव आयन वो क्या आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। तो उसके लिए उनको ATP की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आ रहे हैं। तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इस ऊर्जा को पा करके ये पॉजिटिव आयन जो है, कैटायन जो है, अंदर की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो ये थ्योरी जो है यही स्पष्ट करती है कि ऋणायनों का स्थानांतरण जो है अवरोधक झिल्ली के बाहर और भीतर की तरफ जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है उसमें परिवर्तन के कारण या उसके कारण जो है वो संपन्न होता है।
ठीक है, ये चैप्टर बच्चों यहीं कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।